ध्यान देना, हम लोग एल सर्किट पढ़ लिए थे, आर सर्किट पढ़ लिए थे और सी सर्किट पढ़ लिए थे। बात समझ में आ रही है? और ये सब पढ़ने के बाद में इसमें हमको प्रतिरोध मिला था R बराबर V0/I0 या फिर V/I। इसमें हम लोग को प्रतिरोध मिला था XL, जिसको हम लोग प्रतिघात बोलते थे, और इसकी वैल्यू होती थी ओमेगा एल या फिर 2πf/L। बात समझ में आ रही है? ओमेगा की वैल्यू होती थी। इसमें हम लोग को प्रभावी प्रतिरोध मिलता था XC, जिसको हम लोग भारतीय प्रतिघात बोलते थे, और बराबर होता था 1/ओमेगा C के, इज इक्वल टू 1/ओमेगा की जगह 2πf/। और ये सब हम लोग को पढ़ने के बाद एक फेजर डायग्राम मिलता था कि अगर इस पर हम लोग I मान लें, बात समझ में आ रही है, तो जो VL होता था बेटा, VL वो I से कला में 90 डिग्री क्या होता था, अग्रगामी, और जो BR होता था बेटा वो समान कला में होता था धारा के। बात समझ में आ रही है? और हम लोगों को जो BC मिलता था बेटा वो I से 90 डिग्री पश्चिगामी होता था। इसी से हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाए। और इतना तो समझ में आ रहा होगा, BL का मतलब प्रेरक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी है, BR का मतलब जो रजिस्टर होगा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी होगा, BC का मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा उसके प्लेटों के बीच विभवांतर BC अप्लाई होगा। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज हम लोगों को पढ़ना है, तीनों पढ़ लिए, तो आज आप लोग पढ़ लीजिए बिल्कुल से RL सर्किट। और सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसमें, तो ध्यान से समझना। R बना लीजिए पहले। इसमें दो अवयव होगा बेटा इस सर्किट में, दो एलिमेंट्स। कौन कौन से? एक तो रजिस्टर होगा और दूसरा इंडक्टर होगा। क्लियर है? तो रजिस्टर अगर है मान लीजिए ये, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिएगा। और अगर आपके पास इसमें एक इंडक्टर भी लगा जिसको आप प्रेरक बोलते हो, तो उसका कुछ ना कुछ प्रेरकत्व होगा, यानी कि इंडक्टेंस, जिसको आपने मान लिया। और इसको आप एक काम करिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से क्या करिए, जोड़ दीजिए। ये इसका सिंबल हो गया और V अप्लाई किए, तो यहाँ पर तो भैया श्रेणी क्रम में है तो धारा तो समान होगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। क्लियर है? और ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही आपको पढ़ना है, पहले बताया जा चुका है। तो देखो श्रेणी क्रम में हम लोगों ने जोड़ दिया, किसको किसको? रजिस्टर और इंडक्टर को। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर कुछ और होगा और इनके सिरों के बीच विभवांतर कुछ और होगा। आप मान लीजिएगा कि R के सिरों पर विभवांतर जो अप्लाई है VR, और जो L के सिरों पर विभवांतर अप्लाई है वो VR। और इसकी वैल्यू जो होगी बेटा समीकरण में लिखेंगे V0 sin ओमेगा। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है वो सर्किट डायग्राम है। चलो, ये परिपथ आरेख हो गया, फर्स्ट फिगर आपने बना दी। अब दूसरा काम, हम लोग अब फेज डायग्राम नहीं खींच रहे हैं, बात समझ में आ रही है? अभी लास्ट में बताऊंगा, आप खींच भी सकते हो, कितनी बार वही खींचेंगे, है ना? समझ में आ गया होगा। हम लोग डायरेक्ट फेजर डायग्राम खींच रहे हैं बेटा। तो फेजर डायग्राम ध्यान देना, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस। ऐसा एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, धारा का घोड़ी सदिश आरेख खींच लेंगे। आइए, अब यहाँ पर दो विभवांतर है, दो वोल्टेज है, BL और BR, उसको खींचिए। आप सब जानते हो BR और I समान कला में होते हैं, आपने पढ़ रखा है। तो भाई इसी पर आप क्या करना है, इसी पर आप BR भी खींच दीजिए। ये होगा क्या, BR हो गया, समान कला में हो गया। अब आप खींच दीजिए VL का घोड़ी सदिश,
और आप बताओगे BL और I के बीच का अंतर 90 डिग्री होता है और BL धारा से क्या होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। बात समझ में आ रही है? ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए, समझ चुके हो। तो यहाँ पर एक हम लोग खींचेंगे घोड़ी सदिश किसका, BL। बात समझ में आ रही है? अब देखो दो दो विभवांतर हो गया BL और BR, और यही इन दोनों के बीच का कोण आपको दिख रहा है 90 डिग्री, और कौन आगे है, BL आगे है धारा से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया घोड़ी सदिश आरेख, यानी कि रोटेटिंग वेक्टर डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग फिगर सेकंड बोल देंगे। अब एक चीज समझना, यहाँ पर आपको परिणामी विभवांतर निकालना होगा, दो दो विभवांतर है, BL और BR। परिणामी विभवांतर हम लोग देखेंगे कि धारा से अग्रगामी है कि पश्चगामी। क्लियर है? बहुत ही आसान है। हम लोग वेक्टर में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ते थे, और वो होता क्या था, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है बेटा ऐसे कोई समांतर चतुर्भुज, तो किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न या फिर आसन्न भुजाएं जो पास पास जुड़ी होती थी, बात समझ में आ रही है, उन भुजाओं को हम लोग संलग्न भुजाएं बोलते हैं या फिर आसन्न भुजाएं बोलते हैं। तो यदि हम किसी संलग्न भुजाओं, किसी समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्रदर्शित करें। मान लीजिए ये एक भुजा हो गई, इसको हम लोगों ने मान लिया वेक्टर ए, और ये एक भुजा हो गई, इसको हम लोगों ने मान लिया वेक्टर बी, और दोनों भुजा क्या है बेटा, एक दूसरे से जुड़ी है, पास वाली भुजा है, तो ये संलग्न भुजा हो गई। और अगर ऐसा आप करते हो तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा, इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा दिशा और परिमाण में क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा वेक्टर आर। ध्यान से समझे ना, आप इन दोनों को भी मान सकते थे जो पास वाली भुजा है, किसी को भी, या फिर इन दोनों को भी। ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, क्या है समांतर चतुर्भुज का नियम, यदि हम समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा दो सदिश, कोई भी दो सदिश, जैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया है, ऐसे कोई भी दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किए गए हो, मान लो रिप्रेजेंट कर दिया गया कि भैया लंबाई जो है इसकी ये वेक्टर ए के परिमाण के बराबर होगी और दिशा ये होगी, यहाँ पर इसकी लंबाई जो है वेक्टर बी के बराबर के परिमाण के बराबर है, और डायरेक्शन क्या होगा, इधर ये होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण भी कुछ ना कुछ होगा, थीटा। बात समझ में आ रही? अब कोई भी चतुर्भुज है उसमें दो विकर्ण होंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, लेकिन कौन सा विकर्ण आप लोगे, तो आप बताओगे इन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से, जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, यही तो मिल रहे हैं, तो कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण है वो इन दोनों का क्या होगा, परिणामी होगा, यानी उसकी लंबाई क्या होगी, इन दोनों के परिणामी के परिमाण के बराबर होगी, और डायरेक्शन ये होगी। बात समझ में आ रही है? और इसकी वैल्यू अगर आर का, वेक्टर आर का परिमाण बताना चाहते हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। अच्छा एक चीज देखना यहाँ पर, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, मान लो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0, 0 से गुणा कराएंगे ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तब आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, देन आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यही यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि एक सदिश आपको दिख रहा है बी आर, हालांकि ये सदिश नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहीं पर भी वेक्टर नहीं लगाया गया, बस इसका एनालिसिस आसान हो, बात समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग घोड़ी सदिश से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान देना, बी आर और वी एल इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो हम लोग यही अप्लाई करने वाले हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनका परिणामी आ जाएगा। क्लियर है? चलो, उम्मीद है ये सबको आता होगा पहले से। चलो भाई समझना, पहले चतुर्भुज बना देते हैं, बन गया। अब अगर बी एल और बी आर का परिणामी, जैसे वहां पर ए और बी का परिणामी आपने आर माना था, ऐसे यहाँ पर बी एल और बी आर का परिणामी कुछ मान लेते हैं बी है, कितना है बेटा, बी है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा, यही तो होगा, और ये होगा किसके बराबर, बी के।
बात समझ में आ रही है? यही परिणाम है। इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत आसानी से हम लोग लिखेंगे v बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब बी आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे सब में निकालेंगे तो बी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी एल स्क्वायर। परेशान मत होना, ये सारे लैंग्वेज वहां पर लिखा गया है ना, अभी फर्स्ट बैच को पढ़ाया, आप लोग समझ लीजिए। तो b बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो गया, वही अप्लाई कर दिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बी आर और बी एल के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, चलो भाई। बट बी आर बराबर आई इंटू आर, सारे बच्चे जानते हैं, एंड बी एल बराबर हम नहीं जानते हैं, आप बताओ। हाँ हट गए, चलो भैया आप बताओ बी एल की वैल्यू क्या होगी? ऊपर जो समीकरण लिखा है उसी से बता दो फटाफट। आई इंटू नहीं होगा, आई इंटू एक्सएल। यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात होता है प्रतिरोध की जगह पर। बात समझ में आई? अब ये चीज याद रखना, भूलना मत। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो लिखेंगे v बराबर अंडर रूट बी आर का स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर इंटू एक्सएल स्क्वायर। गुड, आई स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे, दोनों में है ना, आई स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ देखो आई स्क्वायर का वर्गमूल ले सकते हैं, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यहाँ पर v था, आई गुणे में इधर आएगा भाग में, इसलिए v अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। भैया इस इक्वेशन का तुलना हम लोग कर लेंगे किससे? ओम के नियम से। नियम से तुलना करिए, तो b अपान आई बराबर आर, यही तो होता है। तो b अपान आई बराबर आर की जगह इतना लिखा है, इसका मतलब इस परिपथ का जिसमें यल और आर दोनों है, इस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो ये है। अब देखो भैया, जब अकेले प्रतिरोध होता था तब तो प्रतिरोध आर लिख देते थे, जब एल और सी होता था यानी कि प्रेरकत्व या फिर धारिता, तब हम लोग प्रतिघात लिखते थे जिसको एक्स से लिखते थे, और हम लोग का पता चले कि सी वाला प्रतिघात है कि यल वाला प्रतिघात है, इसलिए सफिक्स के रूप में यल और सी भी लिखते थे। एक्सएल लिख दिए तो प्रेरण प्रतिघात, एक्स लिख दिए तो धारितीय प्रतिघात। लेकिन जब एक से अधिक अवयव एक ही सर्किट में आएंगे तब हम लोग ना प्रतिरोध लिख सकते हैं और ना ही प्रतिघात लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक नया नाम हम लोग देंगे, इसको क्या बोल देंगे भैया? प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे बेटा? इम्पीडेंस। और इसको हम लोग लिखेंगे जेड से। किससे लिखेंगे बेटा? जेड से। अब तो कोई डाउट नहीं रहा, अब यही चलने वाला है, आर एक्स सी एक्सएल जेड। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, इसलिए जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हो गया परिपथ का प्रतिबाधा। ठीक है, और ये बहुत पूछता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको परेशान कर सकता है अगर एक्सएल आपको नहीं पता है तो एक्सएल बराबर ओमेगा है, यही तो होता है। और ओमेगा की वैल्यू आप बताओ बेटा। हाँ हाँ बोल दो। मान लो फ्रीक्वेंसी दिया है, ओमेगा नहीं दिया है, तब बता दो। 2 पाई। अब क्या बात है, हो गया। हाथ उठाए का हम बताएं। ठीक है, बढ़िया है। चलो भाई ध्यान दो, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, आप ध्यान देना बेटा। तो जो परिपथ का प्रतिबाधा था वो आप पता कर लिए, अब आपको कलांतर पता करना है। ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में, कलांतर फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा? तो ध्यान देना भाई, फेज डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, जो परिणामी विभवांतर आया उसी से तो देखेंगे। वैसे तो इसके बीच 0 है कलांतर और इसके बीच 90 डिग्री, जो परिणामी विभवांतर आया भी
उससे देखेंगे कि धारा के बीच कितना कोण बनाया जा रहा है। तो परिणामी विभवांतर V हो गया और धारा I हो गया। इन दोनों के बीच का अगर हम लोग कोण देखें तो ये होगा, और कलांतर को हम लोग फाई से लिखते हैं, फाई लिख देंगे। ये आपको चाहिए। तो एक काम करते हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हमको परिमाण ही चाहिए। परिमाण लंबाई तो प्रदर्शित करता है परिमाण। ओके बेटा, तो अगर ये BL है तो ये भी क्या होगा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण, कोई मतलब नहीं, जो बच गया वो आधार। तो लंब और आधार tan थीटा में लगा दो। तो इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे tan फाई। कलांतर का मतलब हम लोग को ज्ञात करना है फाई। क्या ज्ञात करना है बेटा, तो आप बताओगे tan फाई। लंब बटे आधार, फाई के सामने की भुजा क्या है बेटा, VL, क्या है, लंब हो गया, और जो बच गया वो आधार। हाँ भाई, चलो BL की वैल्यू बताओ बेटा कितना होगा। इतने देर में तो कोई भी पढ़ के बता दे, अगर पढ़ रहा हो तब। चलो बेटा वैल्यू पुट करेंगे, BL की जगह पर I इंटू XL अपान BR की जगह पर I इंटू R। I से I क्या होगा, ये किसके बराबर था, tan फाई, इसलिए tan फाई बराबर XL अपान R। यहाँ से हम लोग फाई का कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से। और अगर आपको परेशान किया XL की वैल्यू तो ओमेगा L पुट कर देना, या फिर 2 पाई F इंटू, ठीक है। ये आपको एकदम रट जाना चाहिए, बार बार काम लगेगा, ठीक है। और ये याद होना चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जब तक चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तक याद है फिर भूल आ गए, है ना। इसलिए एक काम करना, एक छोटा सा A4 साइज का पेपर लेना, और जो आपका ये चैप्टर है ना अल्टरनेटिंग करंट, इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, एक तरफ से लिख लेना फटाफट, है ना, शॉर्ट में, और चिपका देना, बढ़िया रहेगा। इतना पता चल गया। अगर आपको कलांतर मिल गया भैया तो वोल्टेज का समीकरण आपने लिख रखा है, बात समझ में आ रही है। AC धारा का भी समीकरण लिख सकते हो, क्लियर। आप यहां पर लिखोगे तात्कालिक धारा, जो परिपथ में तात्कालिक धारा होगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब इतना बताओ बेटा, धारा अग्रगामी है कि पश्चगामी वोल्टेज से, फेज डायग्राम देखकर बताओ। सबका यही कहना है कि कुछ लोग और कुछ कहना चाहते हैं, बताओ भाई बताओ। पश्चगामी कौन, किससे, वोल्टेज नाम पढ़ो, बहुत सारे वोल्टेज यहाँ BL BR, क्या तो भी बता दो। धारा अग्रगामी वोल्टेज, कौन से नजर से देख रहा है भाई, इधर से भी देखो, चलो चलो इधर ध्यान देना, हंसो मत, कुल मिला के कुछ तो बता रहा है। धारा ये है, बात समझ में आ रही है। और जो परिणामी विभवांतर निकाले वो ये है, यानी ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, इनके बीच का कोण फाई है, यही तो कालांतर अभी आपने लिखा। तो धारा पीछे है कि वोल्टेज, भाई घोड़ी सदिश तो ऐसे ही घूमेगा ना, तो जाहिर सी बात है धारा पीछे है, यही तो पीछे है। अब कितना कोण पीछे है, फाई कोण। तो आप एक काम करना, ओमेगा टी में से फाई घटा देना। क्या करोगे, फाई घटा दोगे। समझ में आया कि नहीं था ना बताओ। तो यही होगा बेटा आपका धारा का सदिश। कोई डाउट, तो आपका आरएल सर्किट खत्म। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये फार्मूला, फाई का फार्मूला, ये तो समझ जाओगे, है ना। अगर ये क्लियर है तो सब कुछ समझ जाओगे, है ना। अब मिश्रा की तरह नहीं बताना है, ऐसे ही बता देते, कुछ देख कर बताए थे। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो भाई, यही चीज हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, आरएल सर्किट, लैंग्वेज सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर है ना। कोई डाउट, अगर कुछ नई चीज हो तो बताओ। अगला सर्किट पढ़ें, ठीक। तो आरएल सर्किट हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआर सर्किट। क्या पढ़ेंगे बेटा, हाँ सीआर भी आ गया, देखो
CR सर्किट। चलो पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे राजवीर? सर्किट डायग्राम, है ना? हाँ चलो, हाँ साइकिल डायग्राम नहीं, सर्किट डायग्राम। अच्छा सी, इसमें दो अवयव रहेगा बेटा, एक तो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, दूसरा रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक, और उन सब का क्या होगा? एक विशेष गुण होगा। जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का जो विशेष गुण धारिता कितना है? C। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आपको जोड़ना है, ये भी जोड़ दिए। रजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, और फिर क्या करेंगे? इसको AC वोल्टेज से जोड़ देंगे। अच्छा हो गया। अब देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, वोल्टेज अप्लाई करोगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हम सबको पता है कि धारा तो एक ही फ्लो होगी क्योंकि श्रेणी क्रम है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। क्या नाम है इसका? कैपेसिटर। इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको मानना होगा VC, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर हम लोग मानेंगे VR। बात समझ आ रही है? ये आपका सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया। फर्स्ट फिगर। अब हम लोग बनाने वाले हैं फेजर डायग्राम। बात समझ आ रही है? तो ठीक है, हम बताएंगे। ये I हो गया, बात समझ में आ रही? अब देखना I और BR समान कला में होते हैं, तो ये आपका BR हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन जो BC होता है, चलो BC भी आ गया, ठीक है ना? तो जो BC होता है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी, तो आप यहाँ पर खींच देना इसको। जो BC है वो 90 डिग्री कितना होगा? कोई डाउट? अब यहाँ पर दो दो विभवांतर है, इनका हम लोग परिणामी निकालेंगे। पहले चतुर्भुज बना दीजिए और फिर समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दो। क्लियर है? तो इन दोनों के जो कटान बिंदु से होकर जाने वाला डायगोनल होगा, ये यही क्या होगा? BR और BC का परिणामी होगा, जिसको आप कुछ मान लीजिए, B मान लीजिए। क्या मान लीजिए? तो BR और BC का परिणामी क्या हो गया? B। इसकी वैल्यू आप आराम से बता सकते हो, यहाँ पर बता देना। ये क्या है? फेजर डायग्राम। ध्यान देना, अगर BR और BC का परिणामी है तो B बराबर √a² प्लस B², क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण देख रहे हो 90 डिग्री है। BR और BC के कोण का उनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 से गुणा कराएंगे तो 2AB cos थीटा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे V बराबर √a², का मतलब BR² लिख देंगे, प्लस B² का मतलब बेटा BC²। अब मुझे इतना बताओ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, बताओ। अरे इसको कैसे समझ में आएगा? ही मुझे लग रहा है अल्टरनेटिंग करंट में पहला दिन आया है ना? कोई बात नहीं, अभी आपको जो डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है बस, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान दो इधर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। V बराबर √ बट BR बराबर I × R। अब मुझे BC बराबर नहीं पता, आप बताओगे? I × गुड ओ, वैल्यू पुट करना बेटा। BR की जगह I × R, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, I² R² और प्लस BC² मीन्स I² × XC²। कोई डाउट? I² डायरेक्ट कॉमन लेते हैं और रूट के बाहर करते हैं तो वर्गमूल होगा, I बचेगा, अंदर क्या बचा? R² प्लस XC²। क्या बात है,
आई गुणे में है, इधर आएगा तो V अपॉन आई बराबर R स्क्वायर प्लस, यही तो होगा। इसकी तुलना कर लेना किससे, ओम के नियम से। और अगर नहीं पता होगा तो अपने अपने नियम से तुलना कर लेना। अगर तुलना करोगे बेटा तो B की जगह B लिखा है, I की जगह I लिखा है, लेकिन R की जगह ये लिखा है ना। तो आप बताओगे ये जो है वो परिपथ का प्रतिबाधा है। बात समझ में आ रही? इससे एक चीज याद आ गया है ना, मच्छरों का आंदोलन वाला एक चुटकुला था ना भाई, मूसदाने में मूस रहता है और साबुदाने में साबुन रहता है, और मच्छरदानी में आदमी कैसे, हटाओ इसको, हमको रहना चाहिए। चलो ये प्रतिबाधा होगा बेटा, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, जेड। तो आप यहाँ पर लिख देना, इसलिए जेड बराबर √R² प्लस XC स्क्वायर। हाँ एक चीज आपको परेशान कर सकता है XC, तो आप लिख देना चूंकि XC बराबर, बताओ बेटा, हाँ अब एक के चीज बार बार बताइए, ऐसे ही याद करोगे क्या बेटा, 1/ω/c, ठीक है ना। XL बराबर ω/L और XC बराबर 1/ω/c, और ओमेगा की जगह आप 2π/c। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक, शिवम तैयार रहना, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा क्या बताना है, कालांतर। भाई किसके किसके बीच कालांतर बताएंगे, धारा और वोल्टता के बीच। कितना कालांतर है बेटा, फेज डायग्राम देख के बताओ। धारा और वोल्टता के बीच कितना कालांतर, अरे कुछ मानना पड़ेगा यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेंगे, ये धारा होगा, क्या कह रहा है, चलो ठीक है। देखो इधर देखो, ये क्या होगा, फाई, ठीक है ना। हम लोगों ने मान लिया कि आई, ये आई है, पता नहीं आएगी कि नहीं, मान लो आई हो गया और ये बी हो गया। आई और बी के बीच का कालांतर, हम लोग परिणामी विभवांतर देखेंगे, इनके बीच का कालांतर फाई, ठीक है। तो फाई हम लोग को निकालना है। अब अगर ये VC है तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी, ऐसे आमने सामने की भुजा, और लंबाई तो परिमाण बताती है। तो अगर ये BC है तो ये भी क्या होगा, BC होगा। तो न्यून कोण फाई के सामने की भुजा लंब, और ये होगा 90 डिग्री। कहाँ गया भाई, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, इससे कोई मतलब नहीं, जो बच गया वो आधार। तो BR आधार और BC क्या होगा, लंब। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर आप लिखोगे tan और थीटा की जगह फाई लिखा है। लंब क्या होगा बेटा, BC बटे आधार क्या होगा, BR। यहाँ से हम लोग फाई का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तुम चलाया करते हो क्या मोबाइल, या बहुत जरूरी है, बतिया लो जाके आराम से। हाँ उधर बात खत्म करो, इधर टॉपिक खत्म। चलो हम सभी जानते हैं BC की वैल्यू I इंटू XC होता है, कितना बेटा, और BR की वैल्यू I इंटू, तो I से I क्या होगा, एक इसके बराबर है tan फाई, इसलिए tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। यहां से हम लोग फाई का कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से, ठीक है। और XC की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ओमेगा दिया होगा नहीं, F दिया होगा, ये सारी कालांतर पता चल गया बेटा। तो अब हम लोग क्या निकाल लें, तात्कालिक धारा। तो परिपथ में तात्कालिक धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। भाई बताओ शिवम क्या लिखें, प्लस फाई लिखे माइनस फाई लिखे। पहले तो इतना देखो कि जो धारा है वो वोल्टता से अग्रगामी है कि पश्चगामी है। हट गया देखो, अरे धारा दिख रहा है,
नहीं दिख रहा, यही तो है, ठीक है ना। और परिणामी वोल्टता V है, ये ग्रीन वाली लाइन। अब घोड़ी सदिश ऐसे से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन आगे है भाई, धारा आगे। ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही है ना। तो शिवम का नेटवर्क गया, ठीक है ना। I अग्रगामी है और अभी देखो पीछे ही है वोल्टता V, अभी 5 कोण बाद वो यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो I क्या है, अग्रगामी। कितना अग्रगामी, 5 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, +5। दो सर्किट आपका खत्म हो गया, ठीक है।